हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप घर बैठे मुझ भी पढ़ पाएंगे मुझसे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ और इसके लिए आपको 1 रुपये भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर फ्री में मुझसे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो जीएस और साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो कि किसी भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है भगत सिंह और सुखदेव, तीसरा है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, चौथा है लाला लाजपत राय। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें कौन सा आंसर सही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर इसकी स्टोरी है क्या। देखिए, 1919 में अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या कि एक एक्ट लेकर आए जिसे जिसे बोला गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लाने का जो कारण था वो ये था कि भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, क्रांतिकारियों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाते हुए अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट जो था मैं आपको बता दूं, तो इसका मतलब था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। इसका मतलब है कि अंग्रेज जब भी चाहें किसी भी भारतीय को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर सकते हैं, और बाद में उसे वकील करने का भी अधिकार नहीं होगा और ना ही वो कोई अदालत में अपील कर पाएगा। तो ये जो एक्ट था ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भारतीयों के दृष्टिकोण से, जिसकी वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया पंजाब में, और इसके साथ पूरे देश में बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ। तो मैं आपको बता दूं, पंजाब में एक जुलूस निकाला जा रहा था इसके विरोध में, और वो जुलूस जो था उसमें काफी लोग शामिल थे, जिसमें वहाँ के लोकल नेता प्रमुख रूप से डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू वहाँ पे शामिल थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि 2 वहाँ के लोकल नेताओं को, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, एक सभा आयोजित की गई थी। और मैं आपको बता दूं, वो जो दिन था वो बैसाखी का दिन था। बैसाखी पंजाबियों का प्रमुख त्योहार भी है। तो जब ये आयोजन किया गया इस सभा का, तो वहां पर जनरल डायर पहुंच गया और उसने बिना किसी चेतावनी के वहां पर लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। और ये इतिहास में बहुत बड़ी घटनाओं में दर्ज है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो देखिए, सबसे पहले खरीफ होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, 3 तरह की, अगर हम फसलों की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 3 तरह की फसलों की बात की जाती है। या एक है रबी की फसल, रबी आपने नाम सुना होगा। दूसरा है खरीफ, और तीसरी है जायद। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम फसलों के मौसम की बात करते हैं कृषि के हिसाब से, तो 3 तरह के मौसम माने गए हैं। रबी की जो फसल होती है इसको हम सर्दियों की फसल कह सकते हैं। खरीफ की जो फसल है इसको हम बरसात की फसल बोल सकते हैं, बरसात। और जायद की जो फसल है ये गर्मी के मौसम की फसल है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है, और इन फसलों की कटाई लगभग मार्च से अप्रैल में की जाती है। जी हाँ, इसके बाद आप जानते हैं कि अप्रैल के बाद गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद लगभग अप्रैल और मई के महीने में जायद की फसल की बुआई होती है, और जो कि जून और जुलाई में काट ली जाती है। जायद की फसलों में मुख्य रूप से बेल वाली फसलें आती हैं। जी हाँ, जैसे लौकी, तोरई, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इस तरह की फसलें। और जब जायद की फसल काट ली जाती है जून जुलाई में, तब उस टाइम पर बुआई होती है खरीफ की फसल की, जो कि बरसात की फसल है।
और खरीफ की फसलों की बुआई बुआई जून जुलाई में करने के बाद इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है, और दोबारा से फिर उस समय खरीफ की माफ कीजिएगा रबी की फसल की बुआई कर दी जाती है। तो इस तरह से ये पूरा एक साइकिल, एक चक्र की तरह चलता है पूरे साल में। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है। तो मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कि चने की जो बुआई होती है, आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में चने की बुआई होती है, चने की फसल सर्दियों में होती है। गेहूं की फसल भी सर्दियों में होती है, सरसों भी सर्दियों में होती है। यानी कि ये जो तीन फसलें आपको दी गई हैं, ये तीनों ही किसकी फसल है? रबी की हैं। तो हमारे पास जो एक बचा हुआ ऑप्शन है वो है कपास। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कपास, जो कि किसकी फसल है? खरीफ की है। यानी कि कपास, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं या रुई बोलते हैं, उसकी बुआई होती है बरसात में। यानी कि ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। अच्छा, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो मैं आपको बता दूं, दक्षिणतम बिंदु का मतलब होता है दक्षिण दिशा में सबसे आखिरी बिंदु, आखिरी जगह भारत की। इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं सदर्न मोस्ट। जी हाँ। तो अगर आपके पेपर में सिर्फ इतना लिख के आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप जानते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी भारत के ही हिस्से हैं। तो अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार में ऊपर के जो चार मुख्य टापू हैं वो अंडमान कहलाते हैं, और नीचे के जो दो प्रमुख टापू हैं उनको हम बोलते हैं निकोबार। निकोबार में जो ऊपर वाला टापू है उसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार, और जो नीचे दिया गया है लास्ट में उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो मैं आपको बता दूं, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, टापू है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो ग्रेट निकोबार में जो आखिरी जगह उसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ। तो ये पूरे भारत की सबसे आखिरी जगह, या हम कह सकते हैं कि पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम जगह है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट। और मैं आपको बता दूं कि जो दिए गई जगह है जिसमें आप देख रहे हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल आपका सबसे ऊपर नॉर्थ में, यानी कि इस समय लद्दाख के एरिया में आता है। वालांगू आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आएगा, और सरक्रीक जो है ये आपका गुजरात में। इस तरह से हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की चारों जो जगह हैं या लास्ट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मैं आपको बताऊं मुख्य भूमि की जब बात की जाती है तो उसमें हम भारत के जो टापू हैं, आइलैंड हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। जी हाँ। जिसकी वजह से अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो तमिलनाडु के आखिरी तट पर, आखिरी जगह पर बसा हुआ जो जगह है, जो पॉइंट है, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी हमारी आखिरी जगह हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें सिर्फ यही दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा आंसर होगा पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। जी हाँ। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि मुख्य भूमि पर भारत की आखिरी जगह कौन सी है दक्षिण दिशा में, तो आंसर होगा कन्याकुमारी। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने बहुत ज्यादा परेशान होकर किया था, क्योंकि गांधी जी लगातार अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, और अंग्रेज उनको अनसुना कर रहे थे। और इस वजह से गांधी जी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। जी हाँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया गया तो उसकी जो शुरुआत थी सबसे पहले वो नमक कर से थी। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले दांडी यात्रा से ही मानी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने 78 लोगों के साथ की थी, जो कि गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू की थी। और वो यात्रा 385 किलोमीटर की थी। गांधी जी ने वो यात्रा दांडी नामक जगह के लिए की थी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है और नमक बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, नमक कर का विरोध। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, और विपक्ष का नेता। तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो विपक्ष का नेता होता है, यानी कि जो चुनाव होने के बाद लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जी हाँ, उसे तो सरकार बनाने का न्योता मिल जाता है, वो सरकार में आ जाती है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है
वो विपक्ष में होती है, और वो पार्टी अपना एक नेता चुनती है जिसे विपक्ष का नेता कहते हैं। विपक्ष का जो नेता होता है उसे हमारे संविधान में, संसद में कैबिनेट स्तर का माना जाता है। और कैबिनेट क्या होता है, तो प्रधानमंत्री और उनके साथ जितने भी मंत्री होते हैं उस टीम को कैबिनेट कहा जाता है। जैसे हम हिंदी में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद कहते हैं। जी हाँ, तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। तो विपक्ष का जो नेता होता है, हालांकि वो सरकार में नहीं होता, लेकिन उसका जो स्तर होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो मैं आपको बता दूं कि दालें जो होती हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जी हाँ, तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। कभी कभी जब किसी की बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर्स दालों को खाने के लिए कुछ हद तक मना कर देते हैं। ऐसा तभी होता है जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बनने लगता है। तो दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें लिखा है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस लिखे हैं हमारे पास, गदर पार्टी, गरम दल, होम रूल लीग और मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1946 की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ था उससे थोड़े ही पहले की बात है। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने क्या किया था, कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया था। कैबिनेट मिशन भारत भेजने का जो पर्पस था अंग्रेजों का, वो ब्रिटिश सरकार का जो पर्पस था वो ये था कि कैबिनेट मिशन भारत में आए, भारतीय नेताओं से बात करके भारत में एक संविधान सभा का गठन करवाए, और वो संविधान सभा भारत के संविधान को बनाने में लग जाएगी, भारत को संविधान बनाने में काम करेगी। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि शायद उनकी पाकिस्तान की मांग को अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने पूरे बंगाल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया, जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। और इस वजह से ये चेतावनी दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने कि अगर कांग्रेस ने और ब्रिटिश सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे और उस दिन हम जमकर तबाही मचाएंगे। तो इसलिए 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी, जिसके बाद बहुत ही बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने, या हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन लोगों ने हिंदुओं को मार काट दिया था, जान से मार दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मुस्लिम लीग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को, अनुच्छेद 32 को यानी कि आर्टिकल 32 को, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था, जबकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। या डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये आपने बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार सुना भी होगा। तो रुधिर यानी कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को लेके जाने का जो काम होता है या ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो करता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौरी चौरा घटना कब हुई? चौरी चौरा घटना जो हुई है उसकी कहानी क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अंग्रेजों का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जगह पर कुछ भारतीय नेता या भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो एक जुलूस निकाल रहे थे। या उस जुलूस में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था भगवान अहीर। जी हाँ, तो उनके नेतृत्व में वो जुलूस निकाला जा रहा था। जब वो जुलूस निकाला जा रहा था तो अंग्रेज थे या जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने बेवजह भारतीयों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। उस लाठीचार्ज में बहुत सारे भारतीय घायल हुए। जब घायल हुए और उसमें कुछ भारतीय मर भी गए थे, जिसकी वजह से जो पब्लिक थी, वहाँ की लोकल जनता थी, उनको उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा परेशान थे वो, जिस वजह से उन्होंने चौरी चौरा नाम की जगह पर जो थाना था उसको जला दिया था। उस थाने को जलाने की वजह से 22 पुलिस वाले उसमें जल के मर गए थे, जिसकी वजह से इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। और ये जो घटना है मैं आपको बता दूं वो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूल कर्तव्य जो हैं हमारे, उनकी टोटल जो भी संख्या है वो है 11। और मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। जी हाँ, बाद में जोड़ा गया था। तो सबसे पहले इस मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए जो काम किया गया था वो किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जबकि बाद में भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां जो मूल कर्तव्य है जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। और ये कर्तव्य माता पिता का होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जी हाँ, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। तो अगर हम बात करेंगे कि किस समिति की सिफारिश पर, तो करेक्ट आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो है 25 वर्ष। जी हाँ, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या माफ कीजिएगा राज्यपाल का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो उसके लिए जो उम्र सीमा वो है 35 वर्ष। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र है वो कितनी चाहिए? 25 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 और इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के असफल होने के बाद भारतीय पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। गांधी जी भी अंग्रेजों को कई सालों से देख रहे थे, बहुत ज्यादा वो खुल के आजादी पर बात नहीं कर रहे थे। भारतीयों की लगातार मांग थी कि वो देश को छोड़ें और जाएं। तो इन चीजों से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आखिरकार निर्णय लिया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। और गांधी जी ने इसकी अपील की थी सन 1942 में। तो 1942 में गांधी जी के द्वारा पूरे देश से अपील की गई और पूरे देश की जनता एक साथ आ गई, जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों पर बहुत ही ज्यादा दबाव बना और भारत को आजाद करने का प्रोसेस हम कह सकते हैं कि लगभग यहाँ से शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए भारत में मुख्य रूप से 7 और कुछ आंकड़ों में 8 भी दिए हुए हैं। तो भारत में 7 मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य हैं। जी हाँ, जिसमें से एक मोहिनीअट्टम भी है। मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारा केरल का है। जी हाँ, केरल राज्य का है मोहिनीअट्टम। आपको मैं बता दूं, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। और उस मोहिनी रूप को धारण करके जो नृत्य किया था उसी को मोहिनी अट्टम बोलते हैं और उस जमाने से ये चला आया है। तो केरल का जो नृत्य है उसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम। या और अगर मैं सभी शास्त्रीय नृत्य की बात करूंगा तो मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का है, और मोहिनीअट्टम के साथ कथकली की बात करेंगे तो वो केरल का है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, मणिपुर में मणिपुरी, ओडिशा में ओडिसी, और इसके बाद एक सतरिया भी है जो कि असम का है। तो ये हमारे देश के क्या है? शास्त्रीय नृत्य, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। जी हाँ, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मैं आपको बता दूं कि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी और विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, विद्युत मोटर, मोमबत्ती यानी कि कैंडल, डायनेमो और बल्ब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायनेमो। डायनेमो एक ऐसी डिवाइस है, आपने देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चे अपनी साइकिल में लगा लेते हैं। और डायनेमो जो होता है साइकिल के पहिए के पास लगा होता है, और जब साइकिल चलती है तो वो डायनेमो से उसका पहिया रगड़ता है, जिसकी वजह से उसमें एक छोटा सा बल्ब, एलईडी बल्ब जलने लगता है। तो कई बार छोटे बच्चे अपनी साइकिल में ये लगा लेते हैं।
तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, डायनेमो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर कुछ महान नेताओं के नाम दिए गए हैं और ये उपनाम है। तो किस नेता का उपनाम है मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं जैसे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको अजात शत्रु भी कहा जाता था। CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता था। इसी तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन है लोकनायक किसे कहा जाता, तो आपको बता दूं लोकनायक जो उपाधि थी या जो उपनाम था वो था जयप्रकाश नारायण का। इन्हें शॉर्ट में JP भी कहा जाता था। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम आपको मैं बताना चाहूंगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक। तो मशरूम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होता है, कई लोगों ने खाया भी होगा। तो मशरूम जो है वो क्या है, एक कवक का टाइप है, यानी कि एक फंगस है, फंजाई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले प्रथम 2 राज्य क्या थे? मैं आपको बता दूं पंचायती राज व्यवस्था से मतलब है कि गांव का शासन या प्रशासन। जी हाँ, हमारे देश में गांव की स्थिति को बेहतर करने के लिए, क्योंकि जो देश हमारा है वो गांव से मिलकर बनता है। हमारे देश में ज्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है और भारत को गाँव का देश कहा जाता है। तो इसलिए उस जमाने में इसकी शुरुआत की गई थी, अंग्रेजों के समय इसकी शुरुआत की गई थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसका जो पर्पस था वो ये था कि गांव की जो व्यवस्थाएं उनको अच्छा करना, सुदृढ़ करना। और गांव में जो शासन व्यवस्था होगी वो गांव का ही व्यक्ति, लोकल का जो व्यक्ति है वो करेगा। इस योजना के साथ इस पर काम किया गया। और देश के आजाद होने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो डेट थी वो गांधी जयंती का दिन था, यानी कि 2 अक्टूबर, या 2 अक्टूबर 1959, या 2 अक्टूबर 1959 को। और आपको पता है कि उस समय जो देश में, हमारे देश में प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके टाइम पे 2 अक्टूबर 1959 को देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और ये जो लागू हुई थी तो ये मैं आपको बता दूं नागौर जिले में हुई थी। जी हाँ, नागौर। नागौर जो है ये राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का। तो नागौर राजस्थान में हुई थी, राजस्थान। और पहली बार ये व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुई। और इसके बाद जिस राज्य में ये व्यवस्था लागू की गई थी उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले पहले जो 2 राज्य थे उसमें पहला था आपका राजस्थान और दूसरा था आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 4 आंदोलन दिए हुए हैं और सभी आंदोलन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो सन 1920 में की गई थी। जी हाँ, और ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया 1942 में हुई थी। जी हाँ, ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन है ये गांधी जी के द्वारा नहीं की शुरू किया गया था। इसका कारण ये था कि स्वदेशी आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था जब भारत में 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। तो आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय भारत में 1905 में भारत का विभाजन कर दिया गया था। यानी कि जो बंगाल का क्षेत्र था उसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल करके, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसका विभाजन कर दिया था। और यह विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। उस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या काफी अधिक थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। और इसके तहत अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया था। जी हाँ, 1905 का जो बंगाल विभाजन था, तो उस समय जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो इसके जस्ट बाद में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था। और स्वदेशी आंदोलन जब शुरू किया तो मैं आपको बता दूं, चूंकि बात 1905 के बंगाल विभाजन की है, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी आपको बता दो 9 जनवरी
1915 को भारत लौटे हैं। जी हाँ। और इसके बाद फिर गांधी जी ने भारत में आंदोलन अपने शुरू किए थे। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 1915 से पहले की, 1905 1906 की। तो इसलिए गांधी जी उस समय भारत में नहीं थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जी हाँ। और इस आंदोलन, जब ये आंदोलन शुरू हुआ भारत में, तो इसमें मुख्य रूप से कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। जी हाँ। और विदेशों की बनी हुई जो वस्तुएं थी, इंग्लैंड की बनी हुई जो वस्तुएं थी, उनका विरोध किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस में मनाने की अपील की थी, या जिससे हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा बढ़ सके। तो स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो दिए हैं तोशाली, तक्षशिला, अवंतिका, कौशाम्बी। तो मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था वो किया था 261 ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में। या अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि कलिंग है क्या, कलिंग किसे कहते हैं। तो आज की डेट में उड़ीसा जो राज्य है भारत का, उड़ीसा, या उसी का पुराना नाम कलिंग था उस जमाने में। या तो कलिंग पर आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने, और इसके बाद इन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का प्रण ले लिया था। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री में। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर, उस समय कलिंग की राजधानी तोशाली थी। जी हाँ। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ए, तोशाली। जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है इसमें 20 क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी, इसका जो ये पार्ट है अच्छा लगा, तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप YouTube पर सर्च करिए, आप अपने दोस्तों को भी भेजिए। मेरा जो चैनल है उसका चंदन सर कानपुर के नाम से है। जी हाँ। इसको आप सर्च कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके आप वीडियो को लाइक करें, या शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो सब्सक्राइब कर लें। आप भी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन उसको ऑन कर लें, जिससे इस तरह के और भी जो मैं वीडियो आपको डालूंगा वो सभी आपको मिलते जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। क्योंकि ये मेरे शुरुआती वीडियो हैं, तो आगे कोशिश रहेगी कि जो भी वीडियो आपके पास आएंगे वो जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, बेस्ट वीडियोस मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।